वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। ये 2 किस्म के स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे आज। एक टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पे और एक उसके डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पे। ये दोनों चीज़ें मैं आपको अलग-अलग से एक्सप्लेन करूँगी। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चरिंग होती क्या है? ये है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन इन अ रिटन टेक्स्ट। वैसे तो आप जो इस लेवल पे जिन डॉक्यूमेंट्स से डील करेंगे वो मूवमेंट टाइप डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कंप्यूटर के वर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन मैं आपको आसानी के लिए मिसाल देती हूँ जो आप लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं कोई मज़मून वगैरह, तो उसके डॉक्यूमेंट की मैं आपको मिसाल दूँगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक अल्लामा इकबाल पे एक मज़मून लिख रहे हैं और आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं उनकी लाइफ़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी सियासी खिदमत, उनकी शायरी के बारे में, तो आप उन आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है एक सिस्टमैटिक तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे उसको। क्या चीज़ आपने पहले लिखनी है, क्या चीज़ आपने दरमियान में लिखनी है, क्या चीज़ आपने एंड पे लिखनी है। ये चीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का होना मैटर नहीं करता। बहुत से लोग आपको जब आप हैंड रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे कम चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की वजह से आपसे ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं, या एग्जामिनर को वो अपील करती है उनकी राइटिंग, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये दोनों किस्म का होता है। एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके टेक्स्ट के अंदर होता है, आपके आइडियाज़ के अंदर होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर होता है कि कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ तक डेवलप हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। और एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन होती है कि लिखाई कितनी खूबसूरत थी, किस तरतीब से लिखा गया, हाशिए किस तरह छोड़े गए, अल्फाज के दरमियान फासला क्या था, जो कोटेशंस थी उनको कैसे लिखा गया। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्लैरिटी इंप्रूव करता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है। क्लैरिटी, ज़ाहिर है प्यारा लिखा होगा, साफ लिखा होगा, आर्गुमेंट जो है वो लॉजिकल चल रहा होगा, तो वो क्लियर होगा, पढ़ने में आसानी होगी और वो ज़्यादा मौसर होगा। एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग में प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो रीडर को हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि राइटर का पर्पज़ क्या था ये लिखने का और उसका मैसेज क्या है। अब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेसिकली, डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने आपको बताया उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपने लिखा क्या है। अगर आप कायद-ए-आज़म पे मज़मून लिख रहे हैं तो आपने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में, उनकी सियासी खिदमत के बारे में, उनकी कांग्रेस, उनकी मुस्लिम लीग में शमूलियत, उनके जो 14 नकात वगैरह थे उसमें आपने वो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन थी उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, कंटेंट क्या है आपका। और दूसरा ये है कि आप जैसे वो प्रेजेंट किया है, आपने हैंड राइटिंग कैसी रखी है, आपने हाशिए कैसे रखे हैं, आपने जो लिखाई है वो आपने साइज़ क्या रखा है वर्ड्स का, लफ्ज़ों के दरमियान में फासला कितना है, पैराग्राफ में फासला आपने कैसे मेंशन किया है, आपने जब कोटेशन लिखी है तो क्या वो बोल्ड करके लिखी हैं, सेंट्रल करके लिखी हैं, या ऐसे ही दरमियान में डाल दी हैं। तो ये जो चीज़ है जो आप पेपर पे लिखते हैं उस कंटेंट को, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। और जो आपने कंटेंट का स्ट्रक्चर है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, यानी इब्तदाइया, उसका नफ्स मज़मून और इख्तितामिया। और जो आपने हैंड राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं जो देखने में डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो ये चारों चीज़ें किसी भी डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये हम डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मतलब हम कंटेंट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहले हम बात ये करेंगे कि जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास आइडियाज़ हैं, उनको आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। बाद में हम देखेंगे कि हमने उसकी फॉर्मेटिंग क्या रखनी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप पहले याद करते हैं चीज़ें, अपना डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको लिखने की बारी बाद में आती है। अब डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज़ द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट इन द रिटन वर्क। आपने कोई काम लिखा है, उसमें जो आपके पास कंटेंट है, आपके पास जो मटेरियल है, उसको आप तरतीब कैसे देंगे, लॉजिकल, मतलब ऐसे नहीं कि आपने अपने ही हिसाब किताब से, अगर आप अल्लामा इकबाल पे मज़मून लिखते हैं तो आपने उनकी शायरी से शुरू कर देना है और हालात ज़िंदगी बाद में जाएंगे और सियासी खिदमत एंड पे जाएंगी। आपने उसमें उसका कोई तुक बननी चाहिए, एक आर्गूमेंट से दूसरा आर्गूमेंट बिल्डअप होना चाहिए। इट इंश्योर्स दैट आइडियाज़ फ्लो स्मूथली, मतलब एक बात से दूसरी बात निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अगर आपने 4 पैराग्राफ लिखने हैं तो चारों पैराग्राफ का लगे कि ये बस ऐसे ही एक बात खत्म हो गई थी और फिर रैंडमली अचानक से दूसरी बात शुरू हो गई है। द मैसेज इज प्रेजेंटेड इन ए क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल मैनर। तो सबसे अहम चीज़ जो है कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंट में, रिटन डॉक्यूमेंट में, वो क्लैरिटी है। फिर दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी कि वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अब चूंकि आप एक स्टैंडर्ड डिग्री में हैं तो अब आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल होना चाहिए। हमेशा गुड स्ट्रक्चर 3 बेसिक क्वेश्चन पूछता है। पहला, व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट अबाउट। स्टार्ट ही आपने करना है, अगर आपने लिखना है कि आप कायद-ए-आज़म पे, अल्लामा इकबाल पे, या मुल्क में डेमोक्रेसी पे, या साइंस के मौज़ूआत पर, या कलाबाग डैम पर, या किसी भी चीज़ पर अगर आप कर रहे हैं, आप अपना मज़मून लिखना चाहते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, या आप कोई ख़त लिख रहे हैं, या आप ईमेल लिख रहे हैं, आप टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं, इवन कोई भी डॉक्यूमेंट आप अगर लिख रहे हैं, तो उसमें पहली जो क्वेश्चन होता है कि वो ये है कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट अबाउट। जो भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं वो है किस बारे में, और ये जो पोर्शन होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। दूसरा, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, आप कहना क्या चाह रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज, वो होगा कंक्लूजन। ठीक है, कि आप उस चीज़ से, उस सारी डिस्कशन से आपने कंक्लूजन क्या निकाला है। तो ये 3 अहम क्वेश्चन जो हैं, इनका आंसर जो है वो हर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, और ये तीनों लॉजिकल चलते हैं, यानी पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बॉडी, और फिर आप बताएंगे कंक्लूजन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके ख्याल में
साइंस की तालीम ज़्यादा अहमियत रखती है या आर्ट्स की तालीम, तो आप सबसे पहले कंक्लूजन नहीं डाल देंगे कि मेरा ख्याल है कि साइंस की तालीम बेहतर है या मेरा ख्याल है आर्ट्स की तालीम बेहतर है, और बाद में एक एक पॉइंट से उसको साबित करेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। आप सबसे पहले मसले का तारुफ करवाएंगे, उसके बाद अपने निकात पेश करेंगे और बाद में हतमी फैसला देंगे कि इन सारे निकात को मद्देनजर रख के मेरा फैसला या वैसे जो लॉजिकल फैसला है वो ये बनता है। अब पार्ट्स क्या होते हैं वेल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट के हम पहले पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, लेकिन वो बिल्डअप कैसे होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो ओपनिंग सेक्शन है डॉक्यूमेंट का। ये रीडर को प्रिपेयर करता है कि आगे क्या आने वाला है। आपने कुछ भी लिखना है तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत कैची होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो डॉक्यूमेंट के साथ फ़ौरन से कनेक्ट कर सके। फंक्शंस क्या है इंट्रोडक्शन के? पहला, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है। दूसरा, ये पर्पस बताता है कि डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है। अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं या किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में, तो आपके पहले एक दो लाइंस या जो भी कोई आपके पैराग्राफ के हिसाब किताब से बनता है, उसमें पहले पैराग्राफ में पता चल जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है। तीसरा, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई मसला है तो सबसे पहले ये बताएगा कि ये मसला है क्या। मिसाल के तौर पर अगर आपको मसला फ़लस्तीन पर आप लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ या ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने उसका बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस करवाना है, बाकी बातें आप बाद में करेंगे। और ये जो है इसको आप हुक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बोरिंग तरीके से, अच्छे इंट्रोडक्शन की ये निशानी है कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। फीचर्स क्या हैं गुड इंट्रोडक्शन में? तो अब हमने देखा कि फंक्शंस क्या थे, उसका काम क्या था इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के पर्पसेस क्या थे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। पहली बात, क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सबसे पहली शर्त है। अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, अगर आप उसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की, बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की, बड़े अच्छे पॉइंट्स इस्तेमाल किए, लेकिन लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर ली या बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही उसकी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपके जो सारी बात है वो फजूल गई, वो रायगा गई। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए, और क्लियर के लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि कंसाइज, मुख्तसर बात करें, बिला वजह खींचा तानी ना करें, बिला वजह बात को तूल ना दें कि बस मुझे ये लाइन भी आती है तो मैंने ये भी लिखनी है, और ये लाइन भी आती है तो ये भी लिखनी है। और दूसरी बात, रेलेवेंट टू द टॉपिक। आप जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उससे मुतल्लिका बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कॉलेज को दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप दरख्वास्त लिख रहे हैं फ़ीस माफ़ी की, तो उसमें आपका माली हालात का तज़किरा करना ज़रूरी है। अगर आप कॉलेज में आपकी कोई गड़बड़ हो गई है मार्क्स वगैरह में, या कोई असाइनमेंट में मार्क्स में मसला है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो आपका तालीमी बैकग्राउंड है उसको बताएं कि मेरे इतने मार्क्स से मेरा ये सारी डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज में मार्क्स आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं और आप उसमें अपने माली हालात का तज़किरा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव डिटेल, बहुत ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। मे इंक्लूडेड थीसिस स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव, आप उसमें कोई भी एक मकसद या एक पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये बात जो है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि दिस डॉक्यूमेंट डिस्कसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ये आप लाइन डाल सकते हैं अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं तो। उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्चुअली मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेन कंटेंट होता है जिसमें आप सारी बात करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन में आपने अगर एक लेटर लिखा है आपने अपने यूनिवर्सिटी को, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि मैं ये आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ये रोल नंबर है मेरा, और मेरा ये मसला है, और इस मसले पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप वो मसला, उसकी डिटेल, उसका बैकग्राउंड, वो सारी डिटेल आप जो है वो बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। ये मेन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है जहाँ आइडिया फुली डेवलप किया जाता है। फंक्शंस क्या है बॉडी की? मेन आइडियाज़ और आर्गुमेंट प्रेजेंट करती है, एक्सप्लेन करती है, एनालाइज करती है और सपोर्ट करती है पॉइंट्स को, और एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, एविडेंस प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक ऐसे है, पाकिस्तान में साइंस का मुस्तकबिल, या पाकिस्तान में आईटी का मुस्तकबिल, या पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल, तो उसमें आपने जितनी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास आर्गुमेंट हैं, उनको आपने प्रेजेंट बॉडी में करना है, उनको एक्सप्लेन और एनालाइज बॉडी में करना है, आपने जो दलील दी है उसको सपोर्ट आपने बॉडी में करना है, और सारी एग्जाम्पल्स वगैरह, एविडेंसेस वगैरह आपने बॉडी में डालने हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा बॉडी का? बॉडी हमेशा पैराग्राफ्स या सेक्शन में डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप कोई बहुत ही कंसाइज ईमेल वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए तो शायद एक पैराग्राफ की बॉडी काफ़ी होगी, लेकिन अगर आप कोई भी फॉर्मल बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसमें आपको पैराग्राफ्स या सेक्शंस में बॉडी को डिवाइड करना पड़ेगा। हर पैराग्राफ जो है उसमें एक मेन आइडिया आना चाहिए, एक से ज़्यादा आइडियाज़ एक पैराग्राफ में डिस्कस नहीं होने चाहिए। एंड आइडियाज़ शुड फॉलो लॉजिकल सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं पोल्यूशन के, तो उसमें ये नहीं है कि आपने एक रैंडम कॉज उठाया और फिर अचानक से अब्रप्टली दूसरा कॉज स्टार्ट कर दिया है, बल्कि उनकी आपस में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। कि अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करें उससे आप वाटर पोल्यूशन पे नेक्स्ट पैराग्राफ में करना चाहते हैं, तो आपने उसके आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करना है कि क्यों हम पहले एयर पोल्यूशन को डिस्कस करें और बाद में वाटर पोल्यूशन को। अब जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया बॉडी का स्ट्रक्चर। अब उसमें जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए,
उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए डिटेल्स होनी चाहिए और उसकी एग्जांपल्स या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमने पोल्यूशन पे एक ऐसे लिखा है और उसमें हमने वाटर पोल्यूशन पे एक पैराग्राफ लिखा है, तो वाटर पोल्यूशन का एक टॉपिक सेंटेंस हमने लिखना है, उसे हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, और फिर उस जो टॉपिक सेंटेंस है उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमने सारी की सारी पैराग्राफ में सेट करनी है और उसमें जो भी एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ ऐड करनी है। इफेक्टिव बॉडी के फीचर्स क्या होते हैं? अच्छी बॉडी जो है उसकी क्या खसूसियात हैं? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि बातों का आपस में ताल्लुक बनना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक बात जो है वो कहीं की कह रहे हैं और एक अगला पैराग्राफ आपने बिल्कुल उल्टी सिमत का पकड़ लिया है। क्लियर ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स, ये जो मैं पहले बात कर रही थी कि एक ट्रांजिशन होती है, तब्दीली। आपने एक पैराग्राफ वाटर पोल्यूशन पे लिखा है, दूसरा पैराग्राफ आपने वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स पे लिखा है, कॉजेज पे लिखा है, एक इफेक्ट्स पे लिखा है। तो आपने लाजमी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जिसमें रीडर को ये पता चले कि पहले कॉजेज की बात हो रही थी और अब हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो पैराग्राफ्स की ट्रांजिशन क्लियर होनी चाहिए। लेंथ ऑफ सेक्शंस बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ जो है, अगर आप वाटर पोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे तो आपको चूंकि उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी तो आपने 4 लाइन्स में बात खत्म कर दी, और अगर आप एयर पोल्यूशन पे आए हैं तो चूंकि स्मॉग है और आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो आप उस पर 1.5 सफ़े का एक पैराग्राफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोहेरेंस एंड यूनिट, कोहेरेंस होता है ताल्लुक, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होना। कोहेरेंस का मतलब होता है जब एक चीज़, एक बात से दूसरी बात निकलती है, दूसरी बात से तीसरी बात निकलती है, सब चीज़ें जो हैं वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होती हैं, और यही चीज़ है जो बॉडी को या पैराग्राफ को एक यूनिट बनाती है। यानी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपको लगे कि 4 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से 4 पैराग्राफ लिखवा के इकट्ठे कॉपी पेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट में डाल गए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें लॉजिकल कोहेरेंस होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये एक बात हो रही है। अगर आप पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं तो एक पोल्यूशन के टॉपिक पे एक यूनिट जो है वो पूरा का पूरा एक इकाई के तौर पे आपका डॉक्यूमेंट सामने आना चाहिए। कंक्लूजन जो है वो फाइनल सेक्शन है डॉक्यूमेंट का, और ये क्लोजर लाता है डिस्कशन में। काम इसका क्या है? की पॉइंट समराइज करना होता है, पर्पस को रीस्टेट करना है, दोबारा से बताना है कि मकसद क्या था डॉक्यूमेंट का। फाइनल थॉट्स और रिकमेंडेशंस, आपने अपनी कोई तजावीज़ हैं, अपनी कोई सजेशंस हैं, वो आपने देने हैं, और इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहिए। अच्छा कंक्लूजन क्या है? ब्रीफ होता है, फोकस्ड होता है, मुख्तसर होता है और टू द पॉइंट होता है। नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाता क्योंकि ये बात खत्म हो रही है। मेन मैसेज जो डॉक्यूमेंट का दिया है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि इन कंक्लूजन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अब आई बात फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की कि आपके पास कंटेंट अच्छा था, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा, अच्छी बॉडी लिखी, अच्छा कंक्लूजन लिखा, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे किया? बहुत से बच्चे जिन्हें बहुत अच्छी चीज़ें आती होती हैं, उनके पेपर में मार्क्स या किसी भी असाइनमेंट में मार्क्स इस वजह से कम आते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती। तो ये बेसिकली विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है और ये इन्हांस करती है रीडेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म। अगर आप फ़ॉन्ट है, कॉमिक सेंस वाला फ़ॉन्ट ज़रा चेक कीजिएगा अपने कंप्यूटर्स में कि अगर आप उस फ़ॉन्ट में भी असाइनमेंट लिख देंगे तो डॉक्यूमेंट तो वो लॉजिकली ठीक होगा लेकिन आपकी प्रोफेशनलिज्म वो शो नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो टाइटल एंड हेडिंग्स। क्लियर डिस्क्रिप्टिव टाइटल इस्तेमाल करें। टाइटल आपने लिखा है एक क्लियर हो और एक जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा है उससे पता चलना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट में क्या डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक ही स्टाइल में चली आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पैराग्राफ की हेडिंग जो है वो मार्कर से दी थी तो दूसरे की बॉल पॉइंट से देना शुरू कर दें। एक का आपने फ़ॉन्ट जो है वो 16 रखा था हेडिंग का, दूसरी का आपने 14 रख दिया है। तो अगर आपने सब हेडिंग्स का फ़ॉन्ट जो है वो 12 रखा हुआ है बोल्ड, तो आपने सारी सब हेडिंग्स जो हैं वो 12 बोल्ड में ही लिखनी है। कैपिटलाइज अप्रोप्रिएटली, कैपिटलाइज जो है ना उसको अप्रोप्रिएटली किया करें। मोस्टली टाइटल जो है, टाइटल केस जिसको हम कहते हैं, उसमें हर पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है सिवाय प्रपोजिशन या आर्टिकल्स के। तो उसको आपने सही मुनासिब तरीके से हर चीज़ को कैपिटलाइज करना है। फ़ॉन्ट एंड साइज़ में दूसरा एलिमेंट है फ़ॉन्ट और साइज़। फ़ॉन्ट क्या होगा जो आप यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट उसके डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए? स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। 3 स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री। और फ़ॉन्ट साइज़ जो आम स्टैंडर्ड है वो ये है कि बॉडी टेक्स्ट के लिए 12 पॉइंट्स यूज़ होते हैं और हेडिंग के लिए 14 to 16 यूज़ होते हैं। स्पेसिंग होती है कि लाइंस जो आपने लिखी हैं उनके दरमियान में कितनी स्पेस होगी। तो हमेशा से अप्रोप्रिएट लाइन स्पेसिंग यूज़ करनी है आपने, और अप्रोप्रिएट मुनासिब है 1.15 से लेकर 1.5 तक। पैराग्राफ्स के दरमियान आपने हमेशा से स्पेस छोड़नी है और क्राउड टेक्स्ट को ओवर क्राउड नहीं लगना चाहिए। आप चाहे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या आप कंप्यूटर टाइप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर है या आपस में जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ कर लें। वो कुछ फ़ॉन्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि जैसे ब्लर हो रही हैं चीज़ें। मार्जिन होते हैं जो हाशिए हैं, और अलाइनमेंट होती है कि आपका टेक्स्ट किस तरफ आ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा या सेंटर में जाएगा। उर्दू के लिए अमूमन हम राइट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, इंग्लिश के लिए लेफ्ट करते हैं, और एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है जिसमें दरमियान में आता है। सेंटर अलाइन भी आते हैं। सेंटर अलाइन हम टाइटल को करते हैं। स्टैंडर्ड मार्जिन ये है कि हर साइड पे 1-1 इंच स्पेस छोड़नी है आपने, और यूजुअली जो इंग्लिश राइटिंग के लिए लेफ्ट अलाइन या
जस्टिफाइड राइटिंग उसमें कहते हैं। जस्टिफाइड राइटिंग में ये होता है कि उसमें जब आप लेफ़्ट टू राइट लिख रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये ऐसे होता है ना कि आपने आगे जगह लिखते हुए आपने एक लफ्ज़ लिखा और वो लफ्ज़ बड़ा था तो वो अगली लाइन में चला गया। तो लेफ्ट लाइन में क्या होता है कि जो लाइनें जहाँ एंड हो रही होती हैं वो आगे पीछे जा रही होती हैं। तो जस्टिफाइड में ये क्या होता है कि बिल्कुल बराबर बराबर लिखा जा रहा होता है, यानी आपने आपका राइट और लेफ्ट जो है एक लाइन जिसके नीचे दूसरी लाइन आएगी, उसके नीचे तीसरी लाइन आएगी, उसके नीचे चौथी लाइन आएगी, लाइनों में फ़र्क नहीं आएगा, कोई लाइन बड़ी या छोटी नहीं होगी। पेज नंबर्स एंड हेडर्स वो हेल्प करते हैं नेविगेशन में कि आपको पता होता है कि आप किस पेज पे हो रहे हैं। हेडर और फुटर्स में अमूमन टाइटल या सेक्शन का नेम भी आता है। पैराग्राफ इंडेंटेशन, अच्छा पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होती है ये आप लिखते हुए भी करते हैं। पैराग्राफ इंडेंटेशन वो 2-3 लफ्ज़ों की स्पेस होती है जो आप पैराग्राफ लिखने से पहले छोड़ते हैं। कंप्यूटर में एक टैब की होती है, उसको आप दबाते हैं तो वो आपके जो पैराग्राफ है वो इंडेंटेड चला ही जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपने पहली लाइन को इंडेंट करना है ताकि पता चले कि नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, और अगर आपने इंडेंट नहीं किया, बिल्कुल स्टार्ट से लाइन शुरू कर दिया, तो फिर आपने हर पैराग्राफ के दरमियान में एक लाइन छोड़नी है। उससे क्या होता, और एक और जो दूसरी चीज़ आपने नोटिस करनी है वो ये कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है डॉक्यूमेंट में। अगर आपने पहला पैराग्राफ इंडेंट किया, दूसरा इंडेंट किया है, तो फिर आपने थ्रू आउट द पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट है वो पैराग्राफ इंडेंट ही करने हैं। और अगर आप इंडेंट नहीं कर रहे बल्कि पैराग्राफ्स में लाइन छोड़ रहे हैं तो आपने यही स्टाइल मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने स्टाइल में। उसके बाद आता है जी बुलेट पॉइंट्स एंड नंबरिंग। लिस्ट के लिए आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टेप्स बता रहे हैं या कोई सीक्वेंस बता रहे हैं, यानी इस पोल्यूशन के 4 असबाब हैं, तो फिर आपने वहाँ लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेकिन बहुत ज़्यादा बुलेटिंग या लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपके डॉक्यूमेंट में कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लैरिटी एंड कंप्रीहेंशन, तफहीम में समझ आने में आसानी होती है, प्रोफेशनल अपीयरेंस होती है, रीडर का टाइम बचता है और मैसेज का असर पड़ता है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चरिंग में कॉमन एरर्स क्या हैं जो आमतौर पे लोग गलतियां करते हैं? एक तो ये कि क्लियर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ना होना, पैराग्राफ की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना होना, बहुत ही ज़्यादा लंबा और अनरिलेटेड किस्म का कंटेंट होना, या फॉर्मेटिंग का इनकंसिस्टेंट होना, यानी कहीं पे 12 पॉइंट चल रहा है, कहीं पे स्पेसिंग 1.5 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे इंडेंट दिया हुआ है, कहीं पे नहीं दिया हुआ, कहीं पे मार्जिन्स कुछ और हैं, कहीं पे मार्जिन्स कुछ और हैं, कहीं पे जस्टिफाइड किसी पैराग्राफ में है और किसी पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइंड है, किसी में राइट अलाइंड है। तो सारी की सारी जो इम्पैक्ट है वो डॉक्यूमेंट का ख़राब हो जाता है। स्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट इज इफेक्टिवली इज़ अ फंडामेंटल राइटिंग स्किल, ये याद रखना है, ये बेसिक राइटिंग स्किल है। वेल ऑर्गेनाइज्ड इंट्रोडक्शन, लॉजिकली डेवलप बॉडी, कंसाइज कंक्लूजन और जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, ये सब मिलकर एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जो क्लियर भी होता है, प्रोफेशनल भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। सो ये था आज का टॉपिक। बेसिकली इसमें 2 टॉपिक कवर किए हैं हमने, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। तो ये दोनों जो हैं वो आपने याद करने हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट काम करेंगे। थैंक यू।